नमस्कार, भारत एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। आज मेरे साथ महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं, जिन्होंने जब अपोजिशन में थे तो एक नारा दिया था कि मेरा पानी उतरता देख मेरे किनारे घर मत बसा लेना, मैं समंदर हूं, वापस लौट कर आऊँगा। वापस लौट के आए तो दो पार्टियों को तोड़ के लेके आए। अब उसके बाद बीएमसी के चुनाव हो रहे हैं, तो ऐसे में उन पार्टियों की क्या स्थिति है और कैसे ये पूरा का पूरा प्रचार गया, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ देवेंद्र फडणवीस जी हैं। सर नमस्ते। जी नमस्ते। देवेंद्र जी, जिस 37 सभाएं आपने की, कई रोड शोज किए, कई प्रकट मुलाकात की, कितना हेक्टिक भरा समय रहा ये पूरा? देखिए, बहुत हेक्टिक रहा, क्योंकि पिछले 12 दिनों में 29 महानगर पालिकाओं में मल्टीपल कार्यक्रम मैंने किए हैं। और मुंबई जैसी बड़ी महानगर पालिका, पूना, पिंपरी चिंचवड, नागपुर जैसी बड़ी महानगर पालिका, तो कुल मिलाकर बहुत ही हेक्टिक शेड्यूल रहा। लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि मैं हर जगह पहुंच पाया, हर जगह अपना विजन बता पाया। मैंने इस चुनाव में केवल भाषण नहीं किए, इस चुनाव में मैंने हर शहर का एक डेफिनेटिव विजन रखा है कि शहर की परिस्थिति क्या है, हमने क्या किया है, हम शहर के लिए क्या करना चाहते हैं और कैसे करेंगे। तो मुद्दों के ऊपर मैं चुनाव लड़ा हूं और मुझे लगता है कि इसका बहुत अच्छा रिस्पांस मिलेगा। आप मुद्दों पर चुनाव लड़े, सामने ठाकरे परिवार दोनों अब इकट्ठा होने के बाद उन्होंने मराठी वर्सेस नॉन मराठी पे चुनाव लड़ा। उन्होंने कहा कि किस तरीके से यहाँ पर मराठियों को कम करने की कोशिश की जा रही है, और पूरा फोकस उन्होंने रैलियों में सिर्फ इसी बात को दिया। देखिए, मैंने बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा, मुंबई के मराठी आदमी पे कोई खतरा नहीं है, ठाकरे बंधुओं के अस्तित्व पर खतरा निर्माण हुआ है। क्योंकि जिस प्रकार से उनके चुनाव में रिजल्ट आ रहे हैं, तो उनकी पार्टियां नीचे नीचे जा रही है। इसलिए अपने अस्तित्व के खतरे को मराठियों के अस्तित्व का खतरा वो बता रहे हैं, जो गलत है। मराठी मुंबई में सुरक्षित है, मराठी कहीं पर भी खतरे में नहीं है। और मराठी एक ऐसी कौम है जिसने इतिहास में छत्रपति शिवाजी महाराज के नेतृत्व में जिस प्रकार से लड़ाई लड़ी है, पूरे भारत में नहीं तो अफगानिस्तान तक हमारा जो भगवा झंडा है वो लहराने वाली ये मराठा कौम है। इसलिए मैं ऐसा मानता हूं कि उन्होंने बहुत प्रयास कर लिया इसको मराठियों पर खतरा दिखाने का, लेकिन न मराठी उनके साथ जाएंगे न अमराठी उनके साथ जाएंगे, सब हमारे साथ रहेंगे, हम चुनाव जीतेंगे। देवेंद्र जी, लाडली बहन योजना पर आपने जब पैसे डालने की बात कही तो तुरंत विपक्ष के लोग चुनाव आयोग में गए, और ऐसे में जो किस्त आने वाली थी 2 ज्वाइंट होकर के उसमें से डिडक्ट करा दी। लाडली बहनों पर इतना खतरा उनकी तरफ से क्यों लगता है? देखिए, इनकी फितरत ही ऐसी है। जिस समय हमने लाडली बहन योजना शुरू की, ये लोग थे हाईकोर्ट गए कि भाई इस योजना को शुरू मत कीजिए। हम हाईकोर्ट में जीते, सुप्रीम कोर्ट गए, हम सुप्रीम कोर्ट में जीते। और अब भी उन्होंने इस प्रकार से बहनों के खिलाफ ऐसी शिकायत की, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हम 16 तारीख को भेज देंगे। बहनों को पैसा तो मिलेगा, बहनों का पैसा नहीं रोक सकते। ये 2 दिन डिले जरूर करवा सकते हैं, लेकिन हमारी बहनों का पैसा नहीं रोक सकते। लाडली बहनों पर सरकार का इतना भरोसा और प्यार क्यों? क्योंकि आपने देखिए टिकट में भी आपने आधा किया, लाडली बहन योजना चलाई, और तमाम सारी स्कीम्स जो आपने मैनिफेस्टो में जारी की कि उनको कैसे लखपति बनाया जाएगा, कैसे उनके लिए अलग अलग रोजगार का संसाधन हुआ। आपको आदमियों से ज़्यादा बहनों पर भरोसा है? देखिए, भारत का अभी समय आया है, दुनिया में भारत की एक साख बनी है, और अभी नहीं तो कभी नहीं इस दौर से भारत गुजर रहा है जिस प्रकार से प्रधानमंत्री जी ने 11 सालों में भारत को एक नव भारत में परिवर्तित किया है। लेकिन इस परिवर्तन में मोदी जी ने एक बड़ी हिस्सेदारी महिलाओं को दी है। क्योंकि भारत की प्रगति को अगर हम लोग महिला रूपी हमारी अर्थव्यवस्था को एक दूसरा चक्का लगाते हैं, मानव संसाधन में अगर महिलाएं जुड़ती है तो हमारे विकास की गति और तेजी से आगे जाएगी। ये जो विजन प्रधानमंत्री जी का है, वही विजन महाराष्ट्र में हमारा है। प्रधानमंत्री जी के विजन पर चलते हुए अभी ये समय है कि जिसमें महिलाएं रुक नहीं सकती।
अजीत पवार ने जब पुणे में लगातार वो रैलियां कर रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं और लगातार वो सरकार के ऊपर और बीजेपी के ऊपर टिप्पणी कर रहे हैं, चाहे अपने करप्शन से जुड़े जो हमले रहे हैं उस पर करते रहे हैं। आप लोगों ने तय किया था, आपके तमाम सारे बयान रहे कि आप लोगों ने तय किया था कि हम लोग भले अलग लड़ेंगे लेकिन एक दूसरे के ऊपर इस लेवल तक नहीं जाएंगे कि दुश्मनी जम के करो, पर इतनी गुंजाइश रहे कि अगर हम दोस्त हो जाएं तो शर्मिंदा न हो। तो अब ये स्थिति में कैसे लगता है आपको इस लेवल पे जाना और कैसे? नहीं, अभी दुश्मनी तक हमारी बात नहीं पहुंची है, अभी भी दोस्ती जारी है। ये बात जरूर है कि हमने तय किया था कि चूंकि ये स्थानीय चुनाव है, कार्यकर्ताओं का चुनाव है, इसलिए इसमें अलायंस नहीं हो सकता। सभी के कार्यकर्ता लड़ना चाहते हैं, कोर्ट के कारण 4 साल देरी से चुनाव हो रहा है, तो हम अलग अलग लड़ेंगे लेकिन एक दूसरे पर छीटाकशी नहीं करेंगे। मैंने अंत तक संयम रखा, मैंने कभी उनकी बात का जवाब भी नहीं दिया। उन्होंने संयम छोड़ा, उन्होंने टिप्पणियां की, फिर भी मैं उसके ऊपर नहीं बोल रहा हूं। मेरी नाराजगी जरूर है कि भाई ऐसी टिप्पणियां उन्होंने नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन इसका जवाब चुनाव के बाद दूंगा, चुनाव में नहीं दूंगा। 2 पार्टियां फेक है, चाचा भतीजा एक है, इस तरीके के जो स्लोगन चल रहे हैं देखिए, अब पूना और पिंपरी चिंचवड़ में तो चाचा भतीजा एक है। पूना और पिंपरी चिंचवड़ में उन्होंने शरद पवार जी की पार्टी के साथ अलायंस किया है, लेकिन चाचा भतीजे के साथ में आने के बावजूद जनता मोदी जी के नेतृत्व वाले बीजेपी को ही चुनेगी। अडानी पर इतना गुस्सा ठाकरे परिवार का क्यों है? क्योंकि आप अगर देख रहे हैं तो जिस तरीके से प्रेजेंटेशन दिया गया, जिस तरीके से एक कॉरपोरेट लड़ाई कहीं पॉलिटिकल वे में तो नहीं घुस गई है? देखिए, मैं इस प्रकार की टिप्पणी तो नहीं करूंगा कि ये कॉरपोरेट लड़ाई है, किंतु मुझे ऐसा लगता है कि एक प्रकार से जैसे राहुल गांधी नैरेटिव तैयार करने की कोशिश करते हुए विफल हो गए, वैसे ही नैरेटिव तैयार करने का उन्होंने प्रयास किया, क्योंकि इनके पास मुद्दे नहीं है। विकास के मुद्दे पर ये हमसे चर्चा ही नहीं कर सकते, बहस ही नहीं कर सकते, क्योंकि 25 साल में कुछ किया नहीं है। मराठी के मुद्दे को भुनाने की कोशिश की, मराठी हमारे साथ रह गए, इनको चाहिए उतने मिले नहीं। अब भटकाने के लिए क्या मामला हो सकता है, तो उन्होंने अडानी को लाया। लेकिन कल आपने मेरी सभा में देखा होगा, फैक्ट और फिगर सहित मैंने उनको सारी चीजें लौटाई है जिसका जवाब उनके पास नहीं है। एक सवाल उन्होंने और कहा कि आपने एयरपोर्ट एक नवी मुंबई में बना दिया, एक आपने पालघर में कहा कि वहां बनाएंगे, अभी विरार का भी इंस्पेक्शन आप करवा ही रहे हैं। तो ऐसे में अब उनका कहना है कि मुंबई का जो एयरपोर्ट है उसको आप शट करेंगे और फिर भाजपा सरकार, महायुति सरकार उसको बेच देगी। देखिए, मैंने उनको इसका भी जवाब दिया है कि उद्धव जी पहले मातोश्री में रहते थे, अब उन्होंने न्यू मातोश्री बनाया। क्यों बनाया? जगह कम पड़ती थी इसलिए बनाया। हमारे राज ठाकरे जी कृष्ण कुंज में रहते थे, अब शिव तीर्थ में रहने को चले गए। क्यों गए? क्योंकि जगह कम पड़ती थी इसलिए नया घर बनाया। ऐसे ही मुंबई के एयरपोर्ट पर सिंगल रनवे है। अब इस सिंगल रनवे पर इससे ज्यादा वहां पर विमान नहीं उतर सकते, और इसलिए 90 के दशक में तय हुआ कि न्यू मुंबई में एयरपोर्ट बनेगा। सरकारें आई, सरकारें गई, लेकिन एयरपोर्ट नहीं बना। मोदी जी के नेतृत्व में सरकार आई, हमने 5 साल में एयरपोर्ट बनाया, और अब तीसरा एयरपोर्ट भी हम बनाएंगे। लेकिन इसका मतलब इस एयरपोर्ट को बंद करेंगे ऐसा नहीं है। इस एयरपोर्ट पर भी हमने काम चालू किया है। इस एयरपोर्ट की क्षमता को भी हम 1.5 गुना करेंगे, 1.5 गुना। क्योंकि अगर लंदन में 3 एयरपोर्ट हो सकते हैं तो मुंबई में क्यों नहीं हो सकते? इसलिए मुंबई को 3 एयरपोर्ट की आवश्यकता है, इसलिए हम उसको बना रहे हैं। जो लड़ाई है, बड़ी बड़ी होर्डिंग्स जो लगी हैं, ये हमने किया, ये हमने किया, हमने किया, इसको कैसे देखते हैं? देखिए, दूसरे का बच्चा अपनी गोदी में बैठाने से अपना बच्चा नहीं होता। ये कोस्टल रोड का कॉन्सेप्ट बहुत पुराना था, सरकारें कर नहीं पाई थी। जिस समय मैं मुख्यमंत्री बना तब ध्यान में आया कि हमारे देश के CRZ का कानून, उसके नोटिफिकेशंस, ये कोस्टल रोड अलाउ ही नहीं करते। मैं मोदी जी के पास गया, 2 साल तक 3 केंद्रीय पर्यावरण
मंत्रियों के साथ मैंने कई मीटिंगें की, सारे नियम बदले और नियम बदल के मैंने इसकी मान्यता लाई। मान्यता आने के बाद ये कहाँ किया जाए, ये कौन करे, MMRDA कर सकता था, शिंदे जी चाहते थे MSRDC करे, लेकिन उद्धव जी ने हमको ये रिक्वेस्ट की कि आप इसको कॉरपोरेशन को करने दीजिए। मैंने कहा ठीक है, कॉरपोरेशन करेगा। मैंने कमिश्नर को कहा आप कीजिए। उसके बाद उसके खिलाफ केस हुई, ग्रीन ट्रिब्यूनल में मैं गया, मैंने जीता, हाई कोर्ट में केस मैंने जीती, सुप्रीम कोर्ट में केस मैंने लड़ी, मैंने जीती, उसका काम शुरू किया। अचानक एक दिन मुझे कमिश्नर का फोन आया कि उद्धव जी आज इसका भूमि पूजन कर रहे हैं, कर चुके हैं, और बड़ा डर रहा था वो। उसने मुझे कहा कि देखिए ये तो होना चाहिए था आपके हाथों से भूमि पूजन, तो आप कहेंगे तो ऑफिशियल इसको हम मानते नहीं, हम ऑफिशियल भूमि पूजन करेंगे। क्योंकि उद्धव जी किसी संवैधानिक पद पर नहीं थे, उद्धव जी तब सारे MLA MLC कुछ भी नहीं थे, किसी पद पर नहीं थे, वो सिर्फ शिवसेना के नेता थे। उन्होंने वो भूमि पूजन, मैंने कहा देखो मैं क्रेडिट के लिए मरने वाला आदमी नहीं हूं, उन्होंने कर दिया तो रहने दो, इसका उद्घाटन मैं करूंगा। और ईश्वर की लीला देखिए, उद्घाटन मैंने ही किया और पूरा भी हम ही लोगों ने किया, मैंने और शिंदे जी ने मिलकर किया। तो इसमें उनका क्रेडिट क्या है, तो बिना अधिकार के छुप छुप कर एक भूमि पूजन करना, इतने उनका क्रेडिट है, बाकी कोई क्रेडिट नहीं है। एक आपने इनाम की राशि बढ़ा दी है कि अगर विकास का काम बताएं तो पहले 1000 से अब 7000 तक चले गए हैं। उद्धव ठाकरे कहते हैं कि बीजेपी बिना हिंदू मुस्लिम कहे, बिना इंडिया पाकिस्तान किए अगर एक भी चुनाव लड़ ले तो 1 लाख रुपया देंगे। इन दोनों इनाम की राशि को कैसे देखते? देखिए मैंने ये जब कहा और एक एक सभा में मैं 1,000 रुपया बढ़ाता गया, फिर भी एक भी सभा में विकास के ऊपर एक लाइन भी उद्धव जी ने नहीं बोली। अब मेरे जो भाषण हुए, वो भाषण तो आपने भी रिले किए है, आप तो पत्रकार है, अब तो इंडिपेंडेंट मेरे ना उद्धव जी के। आप प्लीज आपके ही चैनल पर इस चुनाव के दरमियान मैंने किए हुए भाषण, आपने जो रिकॉर्ड किए उनको ले जाकर दीजिए। हाँ, मैंने मुंबई में जरूर उनका जवाब दिया, लेकिन 90% मेरे भाषण में केवल विकास है, केवल विकास। इसलिए मैं आपसे दरख्वास्त करता हूं, ऐसे 5 भाषण मेरे आप ले जाकर उनको दीजिए और उनसे मेरे 1 लाख रुपए वापस लाकर दीजिए जो उन्होंने कहा है। असदुद्दीन ओवैसी महाराष्ट्र में आते हैं, सोलापुर की एक सभा में कहते हैं कि 2047 तक अगर उनके अल्लाह ने चाहा तो यहाँ बुरखे वाली जो है प्रधानमंत्री बनेगी। आप कहते हैं 2047 तक विकसित राष्ट्र बनेगा भारत। तो किस तरीके के बयान, किस तरीके से देख रहे हैं आप? अल्लाह पाकिस्तान में चाह रहे हैं या शिवजी चाहते हैं, और शिवजी जब तक चाह रहे हैं तब तक यहाँ पर मैं आपको इतना ही कहना चाहता हूं कि इस देश पर प्रेम करने वाला और इस देश की मिट्टी पर प्रेम करने वाला कोई भी प्रधानमंत्री बनेगा। और आज तो इस देश का एक बहुत ही लाडला बेटा प्रधानमंत्री है, इसलिए ये जो सारी बरगलाने वाली बातें करके और धर्म के नाम पर वोट मांगने की कोशिश ओवैसी जी जो कर रहे हैं, इसमें सफल नहीं होंगे। क्या चुनाव के बाद एनसीपी साथ आएगी अलाइंस पार्टनर के तौर पर, मुंबई या बाहर भी, जहां जहां हम अलग लड़ रहे हैं? जरूरत नहीं पड़ेगी, और कुछ जगह पर हम एनसीपी के साथ ही लड़ रहे हैं, कई जगह पर एनसीपी हमारे साथ में है, लेकिन जहां हम उनके साथ नहीं है वहां कहीं हमको उनकी आवश्यकता नहीं पड़ने वाली। 29 महानगर पालिकाओं में कितनी महानगर पालिकाओं पे बीजेपी को देख रहे हैं? देखिए, बीजेपी तो सबसे बड़ी पार्टी रहेगी, सबसे ज्यादा महापौर बीजेपी के बनेंगे, लेकिन 29 में से 26 से 27 महानगर पालिकाओं में हम जो 3 पार्टियां हैं, बीजेपी, शिंदे जी की शिवसेना, अजित दादा की राष्ट्रवादी, 26 या 27 महानगर पालिकाओं, इन तीनों में से एक पार्टी का मेयर होगा। उद्धव ठाकरे या राज ठाकरे में सबसे विश्वसनीय और अपने शब्दों का धनी, जिसको मित्र मान सकते हैं या भरोसा कर सकते हैं, कौन है? आपने इतना कठिन प्रश्न पूछा है, इस प्रश्न का जवाब अगर पुराना इतिहास आप देख ले तो आपको ही मिल जाएगा। लेकिन उद्धव ठाकरे को कैरेक्टर को कैसे देखते हैं और राज के कैरेक्टर को? उद्धव ठाकरे एक व्यक्ति के रूप में बहुत अनप्रेडिक्टेबल है, कब क्या भूमिका लेंगे,
किस चीज पर कैसे रिएक्ट होंगे। कई बार मुझे लगता है कि आदमी में स्वाभिमान होना चाहिए, आत्माभिमान भी होना चाहिए, लेकिन ईगो नहीं होना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कई बार उनके विचारों से उनका ईगो बड़ा हो जाता है, ये उनका प्रॉब्लम है। एक सवाल और, नासिक का चूंकि महाकुंभ अब शुरू होने वाला है, तैयारियां जोर शोर पे चल रही हैं, इतना विवाद महाकुंभ पे पैदा करने की क्या जरूरत है ठाकरे परिवार को? आपको याद है जब प्रयागराज का कुंभ चल रहा था, उस समय इन लोगों ने कहा कि इतने गंदे पानी में लोग जाके कैसे स्नान करते हैं, और अब यहाँ पर जब महाकुंभ हो रहा है तो कैसे? देखिए, चूंकि ये लोग बाहर निकलते नहीं है तो लोगों की आस्था से इनका वास्ता नहीं है, ये जानते नहीं लोगों की आस्था क्या है। और उनको ये भी पता नहीं था कि इस बार के महाकुंभ में पानी कितना साफ था। और जहां तक नासिक का भी सवाल है, 2015 में भी जब महाकुंभ हुआ था, मैं नासिक में, उस समय भी मैं मुख्यमंत्री था, उस समय नासिक की महानगर पालिका इनके पास थी। इन्होंने हाथ उठा दिया, हम एक भी पैसा नहीं देंगे, हम कोई काम नहीं करेंगे। मैंने कहा आप मत दीजिए, सारा पैसा सरकार की ओर से मैंने दिया और बहुत यशस्विता के साथ मैंने कुंभ मेला करके दिखाया। इसीलिए नासिक के लोग तब से हमारे साथ हैं। तीनों चुनाव में हमको चुनकर दिया है, महानगर पालिका पिछले बार भी हमको दी, इस बार भी हमको ही देंगे। एक सवाल जो है कि मुस्लिम वोटर्स को लेकर के इतना आश्वस्त है यूबीटी, उनको लगता है कि अब कांग्रेस का जो वोट था मुस्लिम, वो सिंक होकर यूबीटी के साथ चला गया है, और मराठी प्लस मुस्लिम, ये M² का जो कॉम्बिनेशन है वो महानगर पालिका में काम आएगा। देखिए, मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति कांग्रेस से भी ज्यादा गहरी इन्होंने अपनाई। रशीद मामू जैसे व्यक्ति को छत्रपति संभाजीनगर में जब उन्होंने पार्टी में लिया तो उस दिन उन्होंने ये घोषित कर दिया कि अब बाला साहब ठाकरे जी का एजेंडा नहीं है, अब ये मुस्लिम परस्ती का एजेंडा वो चलाने वाले हैं। लेकिन अब कितने मुस्लिम उनके साथ जाएंगे ये तो वक्त बताएगा, जा भी सकते हैं कुछ पैमाने में, लेकिन मराठी उनके साथ पूरा नहीं जा रहा है, मराठी हमारे साथ आ रहा है। एक सवाल जो है भाषा की मर्यादा को लेकर के है, क्योंकि आपको जिस तरीके से देवा भाऊ शब्द इस्तेमाल करते हैं, उन्होंने परसों की सभा में मेवा भाऊ शब्द का इस्तेमाल किया, जिस तरीके से अन्ना मलाई को उन्होंने रसमलाई का इस्तेमाल किया, इस तरीके की जो शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये भाषा की मर्यादा क्या धीरे धीरे नीचे गिरती जा रही क्या? देखिए, मर्यादा तो नीचे जा रही है, लेकिन उनसे इससे ज्यादा एक्सपेक्टेड ही नहीं है। देखिए, ऐसी भाषा किसको इस्तेमाल करनी पड़ती है जिसके पास मुद्दे नहीं है। उनके पास मुद्दे बचे, 25 साल में करने लायक और दिखाने लायक एक भी काम नहीं है, एक भी नहीं। अब काम ही आपके पास नहीं है तो आपको ऐसी भाषा का इस्तेमाल करना पड़ेगा। लेकिन उन्होंने मर्यादा छोड़ने के बावजूद हम शांत हैं। मराठी बाहर चला गया मुंबई के, ये दावा वो लगातार कर रहे हैं। बीजेपी के राज में और बाहर चला जाएगा, ऐसे भी दावे किए जा रहे हैं। बड़ा बड़ा प्रेजेंटेशन किया जा रहा है, बड़ी बड़ी स्क्रीन लगाई जा रही है, इसको कैसे देख रहे हैं आप? 25 साल उनका राज था, जवाब उन्होंने देना चाहिए कि राज उनका था। एशिया की सबसे अमीर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन उनके हाथ में थी, जिसमें 80-80 हजार करोड़ रुपया डिपॉजिट है। बताइए ऐसी कौन सी महानगर पालिका ये हाथ में थी? फिर यहां मराठी आदमी को घर क्यों नहीं दे पाए? क्यों आपके 25 सालों में मुंबई का मराठी आदमी मुंबई छोड़ के बाहर चला गया? और हमने तो बीडीडी चाल, जो पुरानी 100 साल पुरानी बीडीडी चाल है, जिसमें आपने बिल्डर घुसा घुसा के कभी उनको घर नहीं दिया, वो बीडीडी 4 में रहने वाले 80,000 मराठी लोगों को हमने घर दिया, वही दिया। और 120 स्क्वायर फुट में रहने वाले को 500 स्क्वायर फुट का घर मुफ्त में हमने दिया। आज 80,000 लोगों को, मराठियों को घर देने वाले हम हैं। अभ्युदय नगर में घर देने वाले हम हैं, पत्राचाल में घर देने वाले हम हैं, विशाल सह्याद्री में घर देने वाले हम हैं। आज आप देखिए मोतीलाल नगर में भी घर देने वाले हम हैं। हमने देकर दिखाया है। इसलिए मराठी आदमी इनके राज में मुंबई से बाहर गया, हमारे राज में मराठी आदमी तो मुंबई का मुंबई में रहेगा। इनके कारण जो छोड़ के बाहर गया वो भी मुंबई वापस आएगा। लेकिन फिक्स डिपॉजिट तो आपने तोड़ दिया। उनका कहना है कि 90,000 करोड़ फिक्स डिपॉजिट था, आप लोगों ने आने के बाद उसको 80,000 70,000 करोड़ पे ले आ दिया। देखिए, वो भी फेक नैरेटिव है। उनके जमाने में 78,000 करोड़ था, अभी 80,000 करोड़ है।
वो कम नहीं हुआ, लेकिन उनके जमाने में कैपिटल एक्सपेंडिचर होता था 4,000 करोड़ रुपया, हमने कैपिटल एक्सपेंडिचर 20,000 करोड़ तक हम लेकर गए। इन्हें डिपॉजिट भी कम नहीं हुआ और कैपिटल एक्सपेंडिचर 4 गुना हमने बढ़ाया, 4 गुना। तो इसका मतलब यह है कि कोई ना कोई तो घोटाले कर रहे थे। लेकिन एक आखिरी सवाल इस तरीके से है कि मुंबई के मेयर के तौर पर किसको देख रहे हैं और कितनी सीटें आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं? देखिए, मुंबई में हमको पूरी मेजॉरिटी मिलेगी बीजेपी और शिवसेना को, और हमारी महायुति का मेयर बनेगा। कौन बनेगा ये हम बाद में तय करेंगे। बिल्कुल, धन्यवाद। भारत एक्सप्रेस से बात करने के लिए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बेबाकी से सारे मुद्दों पर बातचीत की है।